आइए तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टडी आर्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि मेरा एक सीरीज चल रहा है दिल्ली सल्तनत, उसका हमने राजनीतिक इतिहास पढ़ लिया है, अर्थात वंशों का जो इतिहास था कुल मिलाकर के हमने ट्रिक बताया था। बुल खिले तो सांस ले, अर्थात गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, इन सबों को हमने राजनीतिक तौर पे जितने भी शासक है उसका पढ़ लिया। आज हमारा टॉपिक है सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था, अर्थात किस किस शासकों ने कितना बहुत प्रशासन में चेंजिंग करके सफलतापूर्वक राज्य का शासन संचालन करता है। इन्हीं सभी बातों का जिक्र आज हम करने वाले हैं अपने इस टॉपिक के अंतर्गत, प्रशासन व्यवस्था के अंतर्गत। तो आई होप इस टॉपिक को आप शिद्दत से समझिएगा और देखिए, थोड़ा वीडियो को धीरे चलाइएगा। कई बार क्या होता है, वीडियो पढ़ने के क्रम में लोग स्पीड कर देता है, उससे क्या होता है लोग को लगता है हम पढ़ लिए, लेकिन जो उसका मूल बात होता है वो नहीं समझ में आता है। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा और दूसरी बात, वीडियो को नॉर्मल वे में पढ़िएगा, नॉर्मल स्पीड में, तब जाके ज़्यादा समझ में आएगा। और ये इम्पोर्टेंस का टॉपिक है, क्वेश्चन इससे बनता है जब आप मेंस लिखेंगे यूपीएससी का, और वैसे भी आप पीटी स्तर पे एग्जाम देंगे, खास करके अब बीपीएससी का जो क्वेश्चन बन रहा है उसमें इस तरह की चीज़ देखने को मिलता है। तो आई होप कि शिद्दत से इसको समझिएगा। आइए ले देखिए, सबसे पहले सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था को हम प्रशासन के आधार पर इसको 3 भागों में बांट के पढ़ने वाले हैं। एक भाग हम खलीफा से राजाओं का संबंध, अर्थात खलीफा से सुल्तान का कैसा संबंध था उसके आधार पर बात करेंगे। खलीफाओं का, इसके अलावा सुल्तानों का उलेमाओं से क्या संबंध था, सुल्तान का उलेमा के क्या संबंध था, इसके बात करेंगे। और दूसरा बहुत ही हिट है इक्ता व्यवस्था। विदाउट इक्ता व्यवस्था का सल्तनत काल को समझना नामुमकिन है। तो इक्ता व्यवस्था, ये 3 तरीका से हम इस सल्तनत काल की प्रशासनिक व्यवस्था को कवर करने का कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं खलीफा से संबंध। दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक हुए, या तो किसी ने प्रत्यक्ष तौर पे या अप्रत्यक्ष तौर पे उन्होंने खलीफा से अपने संबंध को स्थापित करता है। चूँकि सल्तनत कालीन शासकों ने खलीफा से संबंध बनाए रखे, अपने सिक्कों पर खलीफा के प्रतिनिधित्व खास करके नासिर ए अमीर उल मोमनी अंकन करवाता है। तो जितने भी शासक का आज हम सीरीज देखेंगे उसके अंतर्गत सबों ने थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा सब ने किया, संबंध बना करके रखा। क्योंकि मूल आधार था कि इस्लामिक पद्धति के आधार पर, कुरान के आधार पर, शरिया के आधार पर, हदीद के आधार पर शासन को संचालन करना है। और इस प्रकार से सबों ने खलीफा से संबंध बनाए रखा। किस आधार से, तो देखते हैं। सबसे पहले इल्तुतमिश पहला वो शासक था जिन्होंने कि खलीफा से मान्यता प्राप्त किया, खलीफा से खिल्लत प्राप्त किया और खुद को सुल्तान घोषित करता है। दैट वाज द फर्स्ट टाइम। और वो क्या था, वो था इल्तुतमिश। ये क्वेश्चन कई बार बना है, आप इसको शिद्दत से याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी खुद को यामनी उल खिलाफत कहा, अर्थात खलीफा का दाएं हाथ कहा। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सबसे पहले इल्तुतमिश ने खलीफा से खिल्लत प्राप्त किया। खिल्लत का मतलब होता है जब हम किसी को सम्मान करते हैं तो शॉल उठा करके उसको सम्मानित करते हैं। तो खिल्लत भी एक प्रमाण पत्र होता है और उसको शॉल उठाया जाता है, उसको हम खिल्लत बोलते हैं। उसी प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने यामनी उल खिलाफत कहा, अर्थात खलीफा का दाएं हाथ कहा। इसके अलावा मुबारक खिलजी तो हद कर देता है, खिलजी वंश का ही शासक रहता है। अंतिम से एक पहला मुबारक खिलजी ने खुद को स्वयं को ही खलीफा कह दिया, अर्थात मैं ही खलीफा हूँ। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक ने पहले तो खलीफा के अधिकार को नहीं मानता है, उसकी सत्ता को नहीं मानता है, लेकिन बाद में चल के हम देखते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक ने न केवल खलीफा को मान्यता देता है बल्कि सिक्का पर से अपना नाम हटा करके खलीफाओं के नाम का अंकन करवाता है। दैट वाज मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक हम देखते हैं कि उन्होंने बहुत सारे कारनामा करते हैं, उसके लिए जाने जाते हैं। तो पहले इन्होंने नहीं माना, लेकिन बाद में न केवल माना बल्कि सिक्का पे अपना नाम हटा के खलीफा का नामांकन करवाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने 2 बार खिल्लत प्राप्त करता है खलीफा से। इसके अलावा खलीफा का नायब घोषित करता है, क्या, तो खलीफा का नायब घोषित करता है कौन, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक खलीफा का नायब घोषित करता है। यही क्वेश्चन का आधार है, इसी से क्वेश्चन बनेगा, भटकने की जरूरत नहीं है। पढ़िएगा, 5 पन्ना में लिखा हुआ है, हरिश्चंद्र वर्मा जी के किताब में पढ़ सकते हैं, और भी कई टेक्स्ट में मिल जाएगा। लेकिन ये ऑथेंटिक चीज़ है जहाँ से कि क्वेश्चन बनता है। एक बार रिकॉल कर लीजिए। सबसे
पहले सल्तनतकालीन शासकों ने खलीफा से संबंध बनाए रखे और अपने सिक्कों पर नासिर ए अमीर उल मोमिनीन अंकन करवाता है, अर्थात उसका एक कह सकते हैं कि रिस्पेक्ट देता है। साथ ही इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने खलीफा से मान्यता प्राप्त की, खिल्लत प्राप्त करता है। अलाउद्दीन खिलजी यामनी उल खलीफा अर्थात खलीफा का दाएं हाथ खुद को मानता है। मुबारक खिलजी स्वयं ही खलीफा कह बैठता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने पहले खलीफा का खिल्लत मतलब खलीफा की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है, लेकिन उसके बाद न केवल खलीफा की सत्ता को स्वीकार करता है बल्कि सिक्का पर अपना नाम हटा करके खलीफा का नामांकन करवाता है। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने 2 बार खलीफा से खिल्लत प्राप्त करता है, अपने आप को खलीफा का नायब घोषित करता है। डेट वाज फिरोज शाह तुगलक। आइए आगे चलते हैं। उलेमाओं से संबंध, जहाँ से कि क्वेश्चन बनता है, ध्यान से समझिएगा। उलेमाओं से क्या संबंध था? तो प्रशासनिक व्यवस्था में शरीयत का पालन हो सके, इसीलिए मुस्लिम साम्राज्य के उलेमाओं की उपस्थिति सैद्धांतिक तौर पर रही है। अर्थात जैसे कि हमने पहली जब अपना बात स्टार्ट किया था तो कहा था कि प्रशासनिक व्यवस्था में शरीयत का पालन हो सके, अर्थात ये जो कुरान है, हदीस है, शरीयत है, इसके आधार पर शासन का संचालन हो सके, इसीलिए उलेमाओं से संबंध बनाए रखता है। लेकिन 2 शासक याद रखिएगा, एक तो वो अलाउद्दीन खिलजी जो अपने मार्केट कंट्रोल पॉलिसी के लिए जाना जाता है वो, और दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक जो कि बहुत पढ़ा लिखा था इस कुल का अर्थात दिल्ली सल्तनत का। तो इन्होंने 2 जो है वो उलेमाओं से संबंध थोड़ा बहुत बिगाड़ा, ना माना, शरीयत के आधार पर शासन नहीं किया, ओवरऑल सबने किया है। जब आप पढ़िएगा मुगल काल, थोड़ा आगे की बात करता हूँ, मुगल काल में देखिएगा जितने भी शासक होते हैं, इन्हें बाबर से लेकर के हुमायूं हो गया, अकबर हो गया, जहांगीर हो गया, शाहजहां हो गया, इन सबों ने कहीं ना कहीं हम देखते हैं तो बाबर जाते ही समय बोल दिया था कि ये हिंदू बहुल राष्ट्र है, इसीलिए हिंदू से पंगा मत लेना। अकबर ने, हुमायूं ने भी उस नीति का अक्षरशः पालन किया और अकबर ने भी उस नीति का अक्षरशः पालन किया। उसके बाद हम देखते हैं कि फिर जब इसका काल आता है, जहांगीर का काल आता है, तो जहांगीर के काल में हम देखते हैं कि वो भी मतलब तिलक लगाता है। फिर शाहजहां के काल में भी आता है, वो भी देखते हैं कि झरोखा दर्शन, तुलादान, तिलक, ये सब का बात करता है। लेकिन जैसे ही औरंगजेब का काल आता है तो एक अजीब सी यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था, खास करके जो हिंदुओं और राजपूतों से संबंध है, हमको देखने को मिलता है। देखने को ये मिलता है, उन्होंने कट्टरता के साथ ये कह देता है कि हम इस्लामिक कानून को इम्पोज कर रहे हैं भारतवर्ष में, तो किसके पे करेगा भाई? हिंदू का तो बोलता है हिंदू पे कर रहा है, और ये सी बात है। तो हिंदुओं पे उन्होंने शरिया कानून लागू किया, और इसके तहत क्या होता है कि हम देखते हैं कि बहुत बड़े वर्ग जो हैं वो औरंगजेब से खफा हो जाते हैं। और हिंदू कुल का जो वीर पैदा होता है शिवाजी, और मराठा राष्ट्र के लिए उन्होंने एक अलग ही आंदोलन शुरुआत कर देता है, वार करता है, और वो गुर्रिला वार करता है और परेशान कर रख देता है। और पहाड़ी चुहिया जो हम कहते हैं वो यूं ही नहीं कहते हैं, और जब तक जिंदा रहा तब तक बहुत बढ़िया से औरंगजेब को छकाते रहा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जब शरिया के आधार पर कानून करता है तो जो हिंदू, खास करके हरखा बाई से शादी हुआ था अकबर का, तो अकबर को तिलक लगाती थी, या अकबर ही किसी हिंदू को तिलक लगाता था, जैसे मान सिंह हो गया, भगवान दास हो गया। इसका जो तिलक लगाता था तो कहता था ये तिलक लगाना हराम है, अर्थात अच्छा नहीं माना जाता है शरीयत के अनुसार। तो हम देखते हैं कि बाबर से लेकर के शाहजहां तक सब ने हिंदुओं को बराबर इज्जत किया। लेकिन जैसे ही औरंगजेब जो है पढ़ा लिखा था, सब चीज़ था, लेकिन वो हिंदुओं से नफरत किया, उन्होंने इस्लाम को मान्यता दिया। इसके अलावा शरिया के आधार पर जब शासन करता है तो देखते हैं कि रात 1707 में विखंडन छिन्न विच्छिन्न हो जाता है। तो इसीलिए हम अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, ये दोनों जो है वो उलेमाओं से संबंध उस प्रकार नहीं रखता है जिस प्रकार की अन्य शासक रखता है। प्रशासनिक व्यवस्था में शरिया को पालन करता है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक नहीं करता है। क्वेश्चन बनाइएगा, यही बात आपको मिलेगा पीटी के क्वेश्चन में, और आंसर लिखिएगा तो इन्हीं बातों को जिक्र करके एग्जाम्पल देके बात अपनी रखिएगा, आंसर पूरा मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं, एकता व्यवस्था को समझते हैं। सबसे पहले एकता व्यवस्था को इम्पोज किसने किया? तो इम्पोज करता है इल्तुतमिश ने। पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, एकता व्यवस्था का अर्थ क्या होता है? तो हस्तांतरीय लगान अधिन्यास, कहने का मतलब सीधा सा बताइए, बहुत बड़ा हिंदी लिखा है, इतना बड़ा हिंदी नहीं समझ में आएगा। मान लीजिए कि ये एक जमीन है, लैंड का टुकड़ा है,
हमको सेना रखना है, तो सेना को हम या तो पैसा देंगे, नहीं तो कुछ देंगे तब तो मेरे अंदर काम करेगा। तो इसको हम पैसा न दे करके ये ज़मीन देते हैं कि तुम जोतो कोरो, यहाँ से लगान उपजाओ और अपना खाओ अपने और अपने बाल बच्चा का पालन पोषण करो। और इससे जो अगर अधिक होता है, जैसे तुम्हारी ज़रूरत से अधिक हो जाता है, 1/10 या 1/11 से अधिक होता है, तो वो लगान तुम हमको दे दो, डेट वाज फवाजिल एक्स्ट्रा। तो वो फवाजिल तुम हमारे राजकोष में दो, अदरवाइज तुम इसको खाओ, डैट इज एकता। भारतवर्ष में सबसे पहले मोहम्मद गोरी जो था, जो कि एक कह सकते हैं आक्रमणकर्ता था, तुर्की का सेकंड इन्वेजर था, उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को सबसे पहले एकता दिया था। मोहम्मद गोरी ने एकता सर्वप्रथम बांटी थी और किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिए, एकता का परिभाषा जो है वो सियासतनामा एक किताब है, उसमें है, जिसका लेखक है निजामुल मुल्क तुसी। तो निजामुल मुल्क तुसी जो है ये सियासतनामा लिखा है, उसमें इसका परिभाषा दिया है। और ये जो है खास करके एकता व्यवस्था सैनिक और असैनिक जो अधिकारी होते थे, छोटका सैनिक नहीं, बड़का सैनिक, IAS ऑफिसर रैंक का अधिकारी, तो सैनिक तथा असैनिक अधिकारियों के लिए ये एकता व्यवस्था वहाँ पे किया जाता था। इसके अलावा किसी भी व्यवस्था में इक्तेदार उस क्षेत्र का स्वामी नहीं हो सकता था, केवल पैदावार की लगान उपयोग करने का ही हक होता था। यही बात जो हमने अभी कहा है। इसके अलावा सियासतनामा के अनुसार, जिसका कि लेखक निजामुल मुल्क तुसी है, इसके अनुसार इक्तेदार को 3 वर्ष से अधिक नहीं रखा जाना चाहिए। देखिए, नहीं रखा जाना चाहिए, लेकिन इन्होंने रखा है। नहीं रखा जाना चाहिए, इन्होंने रखा है। फिर बाद में हम देखते हैं कि वो क्या बोलते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने कहता एकता व्यवस्था को खत्म कर देता है और इन्होंने नकद वेतन देना प्रारंभ करता है। तो वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। बार बार इसमें कई बार चेंजिंग आते रहता है। फिर हम वैसे यही भी कहें कि शुरुआत इल्तुतमिश करता है, बलबन के समय में परिवर्तन आता है, खिलजी ने इसे समाप्त कर खालसा भूमि में बदल दिया। और यही क्वेश्चन बनता है, सबसे अधिक खालसा भूमि किसके समय में बना था? अलाउद्दीन खिलजी के समय में बना था। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को नकद वेतन देना प्रारंभ किया था। खास करके आगे बात करते हैं गयासुद्दीन तुगलक का। तो गयासुद्दीन तुगलक द्वारा आय का स्पष्ट विभाजन किया गया, कितना तुम लोगे कितना हमको दोगे। अभी जो हम बात कह रहे थे कि 1/10 और 1/11 भाग ही तुम रख पाओगे, बाकी हमको दे देगा। तो यही था जिसको हम फवाजिल कहते हैं। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक में इक्तेदारों पर अंकुश लगाता है और एक नया पद बली उल खराज का निर्माण करता है, जो कि इसके रखरखाव, इसका संचालन आदि का काम कर सके। इसके बाद एकता प्रणाली का दोबारा शुरुआत करता है फिरोज शाह तुगलक। देखिए, दोबारा शुरुआत करने का मतलब है जो बढ़िया तरीका से, और इसको वंशानुगत बना देता है, इसीलिए इसको हम दोबारा बोलते हैं। जैसे मेरे पिताजी को किसी ने एकता दिया, उस इक्तेदार का मालिक हम हो गए। जैसे सामंतवाद में क्या होता था, जब गुप्त काल पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि गुप्तों के जो सामंत होते थे तो उसका बेटा पैदा होते ही गुप्त का राजा बन जाता था, अर्थात उस क्षेत्र का सामंत बन जाता था। उसी प्रकार से यही सामंतवाद के उदय के क्रम में हम देखते हैं कि राजपूतों का उदय होता है, और राजपूतों का उदय हमको पढ़ना ही होता है। तो यही जो होता था, राजा का बेटा मतलब राजपूत, समझ गए। तो ये एक्चुअली में एकता व्यवस्था को दोबारा शुरुआत क्वेश्चन पूछेगा तो वो मानना है कि आपको फिरोज शाह तुगलक कहने का मतलब है इसको वंशानुगत कर दिया। इसके अलावा सिकंदर लोदी के काल में ये सब चीज़ खत्म हो जाता है और वस्तु की तरह इसको आप खरीद सकते हैं, आप इसको बेच सकते हैं। इससे को इक्तेदार इतना मिल गया है, तो जैसे आज के समय में जमीन लोग खरीदता है बेचता है, इस प्रकार से सिकंदर लोदी के समय में हो जाता है। और सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी आता है, उसके समय में पानीपत की लड़ाई के साथ ही दिल्ली सल्तनत का तहरीर हो जाता है। इब्राहिम लोदी बहुत कम समय शासन करता है और फिर मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। तो आई होप अगर इतना बात को अगर आप ध्यान में रखिएगा सल्तनतकालीन प्रशासनिक व्यवस्था को, तो यकीन मानिए क्वेश्चन तो आपको नहीं छूटेगा। तो स्टे ट्यून्ड, स्टडी आर्ट, मिलते हैं।